अहम खबरों की तरफ। और सबसे पहले हमने आपके सामने रखनी है एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी इस्लामाबाद से, कैबिनेट डिवीजन से। आपको अब तक ये तो पता चल ही चुका कि तीरा वादी का मामला हो, वहां पर ऑपरेशन का मामला हो, लोगों को उनके घरों से निकालने का मामला हो, या बोर्ड ऑफ पीस का मामला हो, दोनों सूरतों में हमारे मिलिट्री जनरल्स बशमूल आसिम मुनीर इस वक्त सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके हैं। अपनी हैसियत से ज्यादा वजन उठा चुके हैं, मुल्क के अंदर और बाहर बवाल मचा चुके हैं, और अब कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर कम से कम इस सारे का मलबा किसी और के ऊपर डाल दिया जाए। वादी तीरा के मामले में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिशें कर रहे हैं, तो वफाकी हुकूमत में वो बोर्ड ऑफ पीस का सारा वजन नून लीग की बेचारी नातवा किस्म की फॉर्म 47 की क्यादत पर डाल रहे हैं, और उनको धमकियां शमकियां लगाकर उनसे ये बयानात भी दिलवा रहे हैं कि हाँ जी ये असी कीता है। अब आपके सामने हम एक्सक्लूसिव स्टोरी रखते हैं जो आज हम तक पहुंची। असल में कल से हम उस पर काम कर रहे थे। हुआ कुछ यूं कि जो सनाउल्लाह खान एक बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं, पहले डॉन में काम करते रहे, उन्होंने एक खबर ब्रेक की। जब ये बोर्ड ऑफ पीस की अप्रूवल की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई उसके ना ही आइटम्स के अंदर, एजेंडा आइटम्स जो होते हैं, ना ही उनके अंदर बोर्ड ऑफ पीस का कोई जिक्र था, ना ही मिनट्स के अंदर जो आखिर पर मीटिंग के मिनट्स आए उनमें कोई जिक्र था, ना ही जो हुकूमत ने उसकी एक प्रेस रिलीज या एक प्रेस ब्रीफ जारी करते हैं उसमें कोई जिक्र था। फिर उन्होंने इस चीज़ को मजीद खंगालने के लिए कैबिनेट के कुछ मेंबर्स के साथ बात की, और उन मेंबर्स ने भी बताया कि ऐसी कोई चीज़ वहां पर डिस्कस नहीं हुई। अब ये खबर मोतबर साफ़ी हैं, उन्होंने दे दी, लेकिन क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा हूँ, कैबिनेट डिवीजन और वहाँ के बहुत सारे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बहुत सारे लोगों से वास्ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दफ़ा अपने ताई हम भी इस खबर को रिकन्फर्म कर लें जो सनाउल्लाह साहब ने दी। हमने जब इस खबर को रिकन्फर्म करने की कोशिश की तो हमें एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन मिली जो सनाउल्लाह खान साहब ने दी थी, मतलब उनकी खबर बिल्कुल मुस्तनद थी। लेकिन इसी काविश में हमें एक और एक्सक्लूसिव खबर मिल गई। वो एक्सक्लूसिव खबर ये है कि पिछले तकरीबन 36 घंटे से जो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स हैं वो वाया उनके एक ब्रिगेडियर साहब और एक कर्नल साहब के कैबिनेट डिवीजन के ऊपर शदीद प्रेशर डाल रहे हैं कि आप काबीना के जो मिनट्स हैं उनको तब्दील कर दें, काबीना की जो अप्रूवल ली नहीं गई थी उसको डाल दें, काबीना के अंदर डिस्कशन नहीं हुई थी लेकिन मिनट्स के अंदर डाल दें। एजेंडा आइटम में थे या नहीं वो तो खैर कोई बात नहीं होती, एजेंडा आइटम में कोई चीज़ ना भी हो तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उस टाइम उस मामले को एजेंडा आइटम के तौर पर पेश किया जा सकता है और वो उसकी अप्रूवल दे सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि ना ही वो वहाँ डिस्कस हुई, ना एजेंडा आइटम बना कोई ऐसा, और ना ही मिनट्स में आई, लेकिन अब सख्त तरीन प्रेशर है कि आप सारा रिकॉर्ड ही रद्दोबदल कर दें, क्योंकि ये मलबा हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। ये लफ्ज़ तो नहीं कह रहे, लेकिन जो काबीना डिवीज़न है उसके ऊपर इसका शदीद प्रेशर है। हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि जो काबीना सेक्रेटरी हैं काबीना डिवीज़न के कामरान अली अफजल, वो रजिस्ट कर रहे हैं कि रिकॉर्ड की रद्दोबदल ना करें, आप वर्बली ये स्टेटमेंट्स दिलवा लें मिनिस्टर से और हमसे भी। तो हमारे ज़राए ये क्लेम करते हैं कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी और दूसरे लोग हैं वो अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल नहीं करना, वर्बल स्टेटमेंट्स आ जाएं तो बेहतर है। फिर सहाफ़ी ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न कामरान अली अफजल साहब से ये पूछा गया कि क्या बोर्ड ऑफ पीस में जाने की या शमूलियत करने की अप्रूवल काबीना ने दी थी, तो उन्होंने कहा हाँ दी थी। सहाफ़ी ने अगला सवाल किया कि कब दी थी, कब हुआ ये इजलास, तो उन्होंने कहा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता, जितनी बात मैंने बतानी थी उतनी बता दी, या जितनी बता सकता था बता दी, मैं ये नहीं बता सकता था कि कब हुई काबीना की मीटिंग और कब इसकी अप्रूवल दी। जाहिर है उनके इस जवाब से वाज़े हो जाता है कि ऐसी कभी कोई काबीना मीटिंग नहीं हुई और कभी कोई अप्रूवल नहीं दी गई। अब जनरल साहबान अपने ऊपर से ये सारे का सारा जो वज़न है ये उतारने के लिए बेचारे अर्दलियों से, अर्दली के भी आगे जो अर्दली हैं उनसे, राणा सनाउल्लाह से ये बयान दिलवाया गया, एहसन इकबाल से ये बयान दिलवाया गया, और भी आप देख लेंगे अभी और लोग भी बेचारे बयान देंगे अगले 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि कर्नल साहब तकरीबन डंडा लेकर वहाँ बैठे हुए हैं डिवीज़न के अंदर, और वो बार बार कह रहे हैं कि इस रिकॉर्ड को जो है वो चेंज किया जाए। पीर की शाम तक ये रिकॉर्ड चेंज नहीं हुआ जब हम आपको ये खबर दे रहे हैं। अब हो सकता है कि ये कल चेंज हो जाए, परसों चेंज हो जाए। अगर हो गया तो फिर तो हमारी खबर आपको एक किस्म की झूठी लगेगी और यही लगेगा कि रिकॉर्ड में सब कुछ मौजूद था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सनाउल्लाह खान साहब ने जो खबर दी थी बिल्कुल दुरुस्त दी थी, और अब अगली बात हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे के पूरे कागजात को, डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड को तब्दील करने की, टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है ताकि वज़न अपने ऊपर से उतार लिया जाए। तो ये पहली एक्सक्लूसिव खबर थी जो आपके सामने हमने रखी।
रखनी थी। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जो रही सही कसर थी वो दूसरी खबर ने पूरी कर दी वादी तीरा में। हम आपको कल भी बता रहे थे और परसों भी बता रहे थे, दोनों दिन मैंने आपको बताया कि इन्होंने बड़े खड़ाक के साथ इस ऑपरेशन को शुरू किया था, लेकिन जैसे ही वहाँ से फुटेज आना शुरू हुई, सोशल मीडिया ने दुर्गत बनाई, वहाँ से जो मनाजर आए वो जैसे ही नज़र आना शुरू हुए तो इनकी फिर सीटी गुम हो गई और इन्होंने फौरी तौर पर उससे भी फरार इख्तियार करने की कोशिश की और वज़न सारा जो है वो सूबाई गवर्नमेंट के ऊपर डालने की पूरी ट्राई की। अब जो सुहेल अफरीदी हैं उन्होंने कुछ पल्ले नहीं छोड़ा, सब कुछ खोल के सामने रख दिया। इससे पहले याद कीजिए, हमने पिछले व्लॉग में आपके सामने फरजाना अली साहबा, बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने पूरा एग्रीमेंट ही 24 रुकनी कमेटी का सामने रख दिया था। वो 24 रुकनी कमेटी ऐसी थी जिसमें खैबर का डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, आईजीएफसी और कोर कमांडर पेशावर, जाहिर है फौज की तरफ से हैं, ये तमाम लोग उसमें थे। और फिर मशरान थे, मीन जिरगे के लोग जो थे, जो सिविलियन लोग थे वो थे, या प्राइवेट लोग आप कह लें, या आम सिटीजन जो कह लें वो थे, एल्डर्स कह लें, ट्राइबल एल्डर्स, उनको शामिल करके इन्होंने ये सब कुछ किया था। लेकिन इन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाली जिससे तासर ये दिया और उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी तकारीर की, फिर टेलीविजन के ऊपर पैकेजेस भी चलवाए कि ना ही वफाकी हुकूमत ने इस ऑपरेशन का कोई एहतमाम किया है, ना ही फौज ने किया है, और ना ही हमने कहा है कि लोग वहाँ से निकले। हालांकि उससे पहले ख्वाजा आसिफ और दूसरे लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर हैं जो हम आपको कल भी और परसों भी सुनवा चुके हैं। तो अब फिर नया क्या हुआ है? नया आज वो हुआ है जो सुहेल अफरीदी साहब ने किया है। उन्होंने आज खोल के सब कुछ रख दिया है। पहले तो 22 दिसंबर को डॉन अखबार लिखता है कि तीरा के मुकामी मशरान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कई दिनों से जारी मुज़ाकरात कामयाब। ये 22 दिसंबर को ये खबर डॉन ने छापी। इस खबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से वादी तीरा को खाली कराने का मुतालबा भी माना गया, ये डॉन ने उस दिन लिखा। अब जाहिर है कि जब तनकीद बहुत ज़्यादा हुई तो उन्होंने कहा जी हमने तो ये मुतालबा किया ही नहीं था। तो उस पर अब सुहेल अफरीदी साहब ने तमाम चीज़ें खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि तीरा मैदान के 24 रुकनी जरगे की क़यादत करने वाले नुमाइंदों ने उस वक्त फ़ौज की तरफ से मुसल्लत की गई 2 ज़ालिमाना शराइत अवाम के सामने रखी। पहली ये कि मकामी लोग खुद दहशतगर्दों को इलाके से निकालें, और दूसरी ये कि पूरा तीरा मैदान खाली करके वहाँ से निकल जाएं ताकि फ़ौज वहाँ पर ऑपरेशन कर सके। जिरगा मशर, मीन जो जिरगा के बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में अवाम को कहा कि फ़ौज ने हमें कोई तीसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिया, लिहाजा हमने सरासर दबाव, जबर और धमकी के तहत जिरगे को बताई गई इन्हीं शराइत के मुताबिक अपने घर छोड़े। ये वहाँ के मशरान कह रहे हैं। इस हकीकत में कोई इख्तलाफ नहीं कि ये खुला जुल्म फ़ौज और वफाकी हुकूमत ने मिलकर हम पर किया, और इस नाइंसाफ़ी की तमाम जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है। ये वहाँ से आप मशरान बयान दे रहे हैं। इनसे जबरी इनखला वाली गलती हो गई। अब सुहेल अफरीदी आगे बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तीरा से ये जो ज़बरदस्ती लोगों को 2 ही ऑप्शन दिए गए कि या तुम लोग दहशतगर्दों को निकालो, लोग कैसे निकालें, लोग कोई फ़ौज तो नहीं है, और दूसरा ये कि वो सारा इलाका छोड़ो। अब इलाका इन्होंने ज़बरदस्ती छुड़वा लिया लेकिन जिम्मेदारी उसकी नहीं ले रहे। तो सुहेल अफरीदी कहते हैं कि इनसे जबरी इनखला वाली गलती हो गई, लेकिन अब इनको समझ नहीं आ रही तो इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जो कि 24 रुकनी कमेटी का डेथ वारंट है। मतलब कि इन्होंने उस 24 रुकनी कमेटी को इतना गंदा कर दिया, सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी कि अब वो जो मशरान हैं और डिप्टी कमिश्नर जितने भी लोग हैं वो सबके सब आवाम सोचेगी कि ये हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने हमें निकलवाया है। अब लोग 24 रुकनी कमेटी के मेंबरान को अपना दुश्मन समझेंगे, और अब इन 24 रुकनी कमेटी के मेंबरान को वीडियो पैगाम के लिए डराया जा रहा है कि वो ऐसा वीडियो पैगाम जारी करें कि जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। ये सुहेल अफरीदी बता रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि प्रेस रिलीज में अपने नुमाइंदे कोर कमांडर पेशावर और आईजीएफसी पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया, क्योंकि वो शामिल थे इस फैसले में। लेकिन जब ये कह दिया कि ये फैसला ना फौज का है ना वफाकी हुकूमत का, तो एक किस्म का उन पर भी अदम एतमाद कर दिया। लोगों का जो थोड़ा बहुत एतमाद बहाल हो रहा था वो भी इन्होंने इस प्रेस रिलीज से जायल कर दिया, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स और जिरगे हुए कोर कमांडर और आईजीएफसी उसका हिस्सा थे। इससे कोर कमांडर का ओहदा और आईजीएफसी का ओहदा रखने वाले कल को किसी जिरगे में नहीं बैठ सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, क्योंकि मैं कल हदायत जारी कर चुका हूं कि इसके बाद किसी भी इदारे या वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत की कोई भी कम्युनिकेशन वर्बल नहीं होगी, तहरीरी होगी। वर्बल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आगे वो स्टेटमेंट बड़ी तगड़ी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आज के बाद कोई कोर कमांडर और आईजीएफसी किसी जिरगे में नहीं बैठेंगे। आपका इरादा दहशतगर्दों को ख़त्म करने का नहीं, बल्कि मुझे या सूबाई हुकूमत को नीचा दिखाने का है। हमारे इदारों को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। वो पीटीआई और वज़ीर आज़म इमरान खान
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़त्म करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान ही ख़त्म हो रहा है। ये सुहेल अफरीदी साहब ने आज कहा है। इसमें जो सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है वो ये है कि आज के बाद कोर कमांडर और आईजीएफसी के साथ कोई बैठकर जिरगा नहीं करेगा, कम से कम हुकूमती कोई रुकन उनके साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि बाद में ये धोखा देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे स्मगलर कहा, फिर दहशतगर्द कहा। दोनों बयानियों में इनको मुंह की खानी पड़ी। इमरान अहमद खान न्याजी के सिपाही को जो पाकिस्तानी कौम ने इज्जत दी है वो दुनिया भर ने देखी। एक प्लान ये बनाते हैं और दूसरा प्लान अल्लाह ताला बनाता है। होता वही है जो अल्लाह ताला का प्लान होता है। यहाँ अगर अमन नहीं आ रहा तो बंद कमरों के फैसलों का कसूर है। खैबर पख्तूनख्वा की छत के नीचे तमाम मजहबी, सियासी जमातें और हुकूमती और अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई, एक अलामिये पर दस्तखत किए जिसमें जिरगे ने कहा कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती तीरा मेरे गांव से जबरी इनखला शुरू करवा दिया। जब हम इनको कहते थे कि दहशतगर्दों को वापस लाकर मत बसाओ तो इन्होंने उनको बसाया। उस वक्त ये हमारी बात नहीं सुन रहे थे और कह रहे थे कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये भी सुहेल अफरीदी ने जर्नल्स के बारे में कहा। तो बहुत ही अब मामला सीधा खुल गया है और उन्होंने कहा कि ये जो प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर डालने की कोशिश की है, अगर इसको एक दिन के अंदर अंदर वापस ना लिया गया तो इतवार को अपनी अफरीदी कौम के पास जाऊंगा और तमाम पश्तून कौमों का जिरगा बुलाऊंगा। अब जाहिर है वो खुलकर ये समझते हैं कि ये सारा जो कुछ भी किया गया है ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को और आवाम को उनसे बदजन करने के लिए किया गया है। इसमें और किसी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई बेहतरी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सिर्फ वही हुआ कि जो वहाँ से मनाजर आए उसके बाद इनको फरार होना पड़ा और अब ये कैबिनेट के रैकेट के अंदर भी तब्दीली चाह रहे हैं और यहाँ भी सारे का सारा मुद्दा जो है, हालांकि किया सब कुछ IGFC और कोर कमांडर ने, लेकिन सारे का सारा मुद्दा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस हुकूमत के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इससे होगा क्या? इससे कोर कमांडर का जो ओहदा है, आज का कोर कमांडर नहीं, और IGFC का जो ओहदा है, ये कल को किसी भी जरगे में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं हिदायत जारी कर चुका हूं कल कि इसके बाद किसी भी इदारे से या वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो रिटर्न में होगा, वर्बल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसमें नुकसान ये हुआ कि जो चीजें आवाम के सामने नहीं आ रही थी इनके लिए नुकसान हुआ, हमारे लिए तो फायदा है, तो वो भी जो है आवाम के सामने आएगी। अगली खबर, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसे इंटरपोल कहते हैं, उनके जनरल सेक्रेटेरिएट ने अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर शहजाद अकबर के खिलाफ जो केस पाकिस्तान के अंदर दायर और बनाया गया, जिसमें इमरान खान साहब को 10 साल गालिबन या 12 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, या गालिबन इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा उसमें सुनाई हुई है। उसी केस के अंदर इन पर भी केस बनाया गया था कि ये भी उसमें मुलव्वस हैं और ये हमें वापस पाकिस्तान में चाहिए। इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर ये केस बनाया गया। ज़ाहिर है इंटरपोल ने तमाम चीज़ों को देखा और अब इंटरपोल ने यह फैसला किया है कि इनका केस जो पाकिस्तानी मौजूदा रजीम है वो गलत है, उसके अंदर कोई मेरिट नहीं है। और उन्होंने शहजाद अकबर साहब को एक ईमेल कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया उनके वकील को कि हम आपके जो रेड वारंट जारी करने की इस्तदाद थी हुकूमत पाकिस्तान की वो रद्द कर रहे हैं और आपका नाम हमारी किसी डेटाबेस के अंदर अब नहीं है और आप हमें किसी सूरत भी इस केस में मतलूब नहीं है। ये एक मेजर, दोबारा से मैं यही कहूँगा कि इनको एक बड़ी शिकस्त हुई है, क्योंकि इसी केस में ये इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को सजाएं दे चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ पर तो जज मजूके जैसे जज हैं, जो इनका दिल करता है वो सजाएं वहाँ दिलवा देते हैं। लेकिन इंटरनेशनली जाहिर है सबूत सामने रखने पड़ते हैं, रखेंगे तो मामला चलेगा, उसके बगैर, सबूतों के बगैर ये कोई भी फैसला बाहर से नहीं ले सकते। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में आलू की फसल का बहरान, किसान जो है वो चीख रहा है कि हमें 2 लाख रुपए तकरीबन फी एकड़ घाटा पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि आलू की फसल जो है वो जो अफगानिस्तान को ट्रेड बंद कर दिया है, जो वहाँ पर ज़बरदस्ती की जंग मुसल्लत कर रहे हैं आसिम मुनीर, जिसकी वजह से 56% एक्सपोर्ट जो थी अफगानिस्तान से रिलेटेड वो मुतासर हो चुकी है पहले ही। आलू भी उसी रास्ते से सेंट्रल एशिया और दूसरी जगहों पे जाता था, वो भी काम ख़त्म हो गया और अब किसान जो है वो बेयारो मददगार है। ये एक छोटी सी वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए कि किसान क्या बात कर रहा है। अल्लाह ताला इस मरियम ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰੂ ਲਾਵੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਮੀਨ या अल्लाह पाक ਇਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦੇ या अल्लाह पाक ਕੇ ਦਫਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਗਰੂ ਰਹਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਵਿਕਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਥਾ।
सुन लिया आपने। तो ये किसान की हालत है। आलू उनका, उससे पहले गोभी में भी यही हुआ, उससे पहले गंदम में भी यही हुआ, उससे पहले कपास में भी यही हुआ। किसान की कमर तोड़कर इन्होंने रख दी है। और आलू, क्योंकि जो भी किसान आलू लगाता है वो ज़्यादा तादाद में लगता है, मीन जो भी उसके पास ज़मीन होती है उसमें मेजर कंपोनेंट के तौर पर लगाता है, तो उसको अब वो जो घाटा है, जो नुकसान है, वो उसकी बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए किसानों की चीखें निकल रही हैं। दूसरी तरफ आपको पंजाब से खबर दें, जिन्होंने ये सब कुछ करना था, पंजाब के किसान के लिए कोई आसानी पैदा करनी थी, वहाँ से खबर ये आ रही है कि वीआईपी जो सफरी सहूलियात है उसकी रिक्वायरमेंट इतनी बाजी ने बढ़ा दी है कि 86 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट तलब कर ली गई है। जो पैसे पहले करोड़ों या अरबों रुपए बाजी के सफर के लिए रखे गए थे वो कम पड़ गए हैं, 86 करोड़ मजीद मांग लिए गए हैं। ये आपके जहन में रहे कि जो भी बाजी के लिए अरबों रुपया या करोड़ों रुपया रखा गया था जुलाई की 1 तारीख को, वो बाजी ने दिसंबर तक खत्म कर दिया है। 6 महीने में वो पैसा खत्म कर दिया है। बाजी ने जहाज को इतना घुमाया है, इतनी वीआईपी फ्लाइट्स ली हैं। जाहिर है चीफ मिनिस्टर को तो इस्लामाबाद जाना या इधर जाना वो तो अलाउड है, लेकिन यहाँ पर तो इल्ज़ामात ये हैं कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए भी स्विट्ज़रलैंड और दूसरी जगहों पर एयरफोर्स 1 का जो बड़ा जहाज़ है वो लेकर बाजी घूमती और फिरती हैं। और यही मामला उन्होंने जापान में किया। वो भी हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी, वो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी, आपके सामने महीनों पहले रखी थी कि एयरफोर्स का जहाज़ लेके जा रहे हैं और पैसे भी पंजाब गवर्नमेंट देगी, और बाद में वही खबर कई महीनों के बाद दुरुस्त निकली थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि 86 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो बाजी ने मांग ली है, क्योंकि जहाज़ इतना भगाया है। शायद मेडिकल ट्रीटमेंट इतने, अभी तो मेरा ख्याल जहाज़ और भी भागेगा। जो पिछले दिनों हमें लग रहा था कि बाजी को थोड़ा सा पता नहीं लकवे की शिकायत है कि क्या उनका मुंह एक तरफ को फिर रहा है। अब अल्लाह उन्हें सेहत दे, हम दुआई कर सकते हैं। ये तो देखने से हमें लगा, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन दिखने से लग रहा है कि उनका मुंह एक तरफ को टेढ़ा हो गया है। तो अब इसके ऊपर तो फिर कई करोड़ लग जाएंगे कौम के, क्योंकि फिर सफ़र करना पड़ेगा। तो अल्लाह ही खैर करे। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें एक तरफ किसान जो है वो आलू के लिए रो रहे हैं, दूसरी तरफ 86 करोड़ हमने सिर्फ 6 महीने के लिए, आप यहाँ से ये गौर कर लीजिए कि ये 86 करोड़ जो हैं ये 6 महीने के लिए अगले मांगे गए हैं। और ये भी मुमकिन है कि ये भी अगले 3 महीने में इस्तेमाल कर ले बाजी जहाज़ों के अंदर, और फिर मजीद 86 करोड़ जो है वो उसे अगले 3 महीनों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर मांगे जाएं। ये अभी किसी को कंफर्म नहीं है। महारानी हो तो ऐसी, मतलब पूरी दुनिया को एक दफ़ा पता चले कि कितने करोड़ जो है वो सिर्फ बाजी के सफ़र के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। आगे नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीरों के साथ बसंत के इश्तिहारों का बाकायदा आगाज़ हो गया। एक तरफ तीरा में क्या हो रहा है, क्या मनाजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके मनाजर क्या हैं बाप बेटी के, वो आप खुद ही देख लीजिए। और जब ये 86 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग रहे हैं तो फिर हमें लौंडे लपाड़े कहते हैं कि आप किसी की सर्जरी पर बात ना करें, आप किसी के कपड़ों पर बात ना करें, आप किसी की शादी पर बात ना करें। भाई जब पैसा कौम का लग रहा है तो फिर बात कैसे ना करें, बात तो करनी पड़ेगी। ये जो कुछ हो रहा है, ये अब बसंत के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब का भी थोपड़ा लगाया हुआ है उस इश्तिहार पे, तो अब कैसे बात ना करें मियाँ साहब के ऊपर। फिर जब बात होगी तो वो दूर तक जाएगी, फिर उसमें क्रिटिसिज्म भी होगा, जाहिर है। तो आप ऐसी हरकतें करते क्यों हैं जब आपको क्रिटिसिज्म से अगर डर है या आप लोगों को तकलीफ है? तो अब एक तरफ मैंने जैसे आपको कहा कि लोग अपनी फसलों से मुतासर होकर इस वक्त अपनी ज़िंदगियां ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अखबारात के अंदर इश्तिहारात लगा कर इस तरह की मैं यही कहूँगा कि सियासी रंगरलियाँ ये इनकी नज़र आ रही हैं हमें, और तो कोई इसके अंदर कोई सॉलिड बात तो नहीं है। अगली खबर जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ्रॉड केस ने हलचल मचा दी। सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक खिलाड़ियों को 6 से 7 अरब के दरमियान नुकसान हुआ कुछ यूँ कि इंजमामुल हक साहब, ये जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके बेटे किसी अब्दुर्रहमान साहब के साथ काम करते थे दुबई में, जो शायद तबलीगी जमात के भी उनके साथी थे। मुख्तलिफ सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट देते थे लोगों को, और उनके साथ इंजमामुल हक साहब ने भी 81 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बकौल सहाफ़ियों के। बाबर आजम ने 30 करोड़ रुपए की, शादाब ने 20 करोड़ रुपए की, और फिर दूसरे लोगों ने भी इसमें, किसी ने करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। टोटल ये 6 से 7 अरब रुपए के दरमियान में ये रकम है। कुछ सहाफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं कि ये रकम जो है वो हवाला हुंडी के ज़रिए भेजी गई बाहर, इसीलिए जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। लेकिन जो अब्दुर्रहमान हैं उन्होंने अब अपना व्हाट्सएप भी बंद कर दिया है, फ़ोन भी बंद कर दिया है, और इनके साथ गालिबन फ्रॉड हो गया। अब ये नहीं पता वाकई हुआ या नहीं, लेकिन काफ़ी सारे सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक बड़ा मेजर किस्म का फ्रॉड हुआ है। तो अब यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो वही वाली बात है, लालची की मौत गप्पी के हाथ वाली। बड़े मोतबर लोग हैं सारे के सारे, इंजमाम साहब से रिलेटेड। दूसरे क्यों इन्होंने ऐसा किया ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये भी एक खबर है।
अच्छा जी, पंजाब हुकूमत ने आलूओं की फसल को तो छोड़ दिया है, लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा फैसला किया है। मशहूर गीत नक दा कोका पर पाबंदी लगा दी। 132 या 134 गानों की लिस्ट पर पाबंदी लगाई है कि ये तमाम गाने फोश हैं, इन तमाम गानों के अंदर गंदी बात है और ये नहीं चल सकते, इन पर पाबंदी लगा दी। उसके अंदर कई ऐसे गाने हैं जिनकी सियासी तकलीफ है, जिनके अंदर कोई फोश बात नहीं है। कैदी 804 वाली जो उसके अंदर बात है वो तकलीफ देती है, इसलिए उन्हें फोश गानों की लिस्ट में डाल के नाकदा कोका गाने पर पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। तो मतलब अब अल्ताफ़ भाई ही इसको जाहिर है एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते इस सारी बात को जो कुछ ये हो रहा है। शहीद अनीस शहजाद सती के भाई आसम सती को 23 जनवरी शाम को नामालूम अफराद ने घर के करीब से अगवा किया। तशद्दुद के बाद आज टेक्सला चौक में नीम बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। ये शहीद अनीस शहजाद सती वही हैं जिन्हें 26 नवंबर को गोली मार के शहीद कर दिया गया था। ये वीडियो ज़रा एक सेकंड की देखिएगा, इनके वालिद की आंखों के अंदर देखिएगा गौर से। ये उस वक्त की है जब वो अपने बेटे की मैयत लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे। वैसे वो वहीं थे अपने बेटे के साथ ही। 26 नवंबर को उनके सामने गोली मारकर अनीस को शहीद किया गया था। वालिद की आंखें देखिएगा। आपका बंदा भी एक फौत हुआ है, तो बता सकते हैं उसके बारे में? मेरा बेटा फौत गोली लगी है पुलिस की, छरा लगा है या बुलेट लगी है? स्नैपर की गोली लगी है ऊपर से। रेंजर्स वालों ने फायर किया, डायरेक्ट उन्होंने हिट किया बेटे को गोली। पुलिस की गोली नहीं लगी, हमने सामने से केस नहीं बैठे हुए थे, ऊपर से कहाँ पे आके लगी है गोली? गोली किधर लगी है उसको? गोली उसको किस तरह से मौके पे डेथ हुई है या हॉस्पिटल में आके? अगली खबर आपके सामने रखते हैं। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के भाई नायब तहसीलदार सरदार नजफ हमीद की जमानत मनसूख कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जमंद ने फ्रॉड के केस में साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद की जमानत से मुतल्लिक महफूज फैसला सुनाया। चंद दिन पहले दोनों पार्टियों के दरमियान सुलह हुई थी, तब जमानत दी गई थी। अब जमानत जो है वो मनसूख कर दी गई है। मतलब लग रहा है कि जो भी इसके अंदर ड्रामा करना था वो पूरा नहीं हो सका। अब एक दफ़ा फिर फैज़ हमीद और उनके ख़ानदान को तख्ता मश्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया ना कि बयानियाँ चाहिए, कोई ना कोई बात चाहिए, वरना पहले ज़मानत होने दी, अब ज़मानत मनसूख करवाई। अगर इतनी तकलीफ थी तो पहले नहीं होने देनी थी। ज़ाहिर है आजकल तो अदालतें आपके कंट्रोल में हैं, इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपने पहले होने दी तो फिर अब आपको क्या तकलीफ थी। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त 8वीं जमात की तालबा आलिया सलीम ने अपनी वकील शिजा की वसातत से दायर की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, PTA, मीनपा हाफिज और दीगर को फरीक बनाया गया। अब आपने गौर करना है कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया 16 साल के बच्चों को इस्तेमाल किए करने की इजाज़त होती है, लेकिन पेरेंट्स की सुपरविजन में। पाकिस्तान में इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वाले जो छोटे बच्चे हैं वो इनकी मीम्स बनाते हैं, इनको बहुत तकलीफ है। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ सहाफ़ी हमें ये बता रहे हैं कि ये इस बात के ऊपर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं कि वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ा के 25 साल कर दी जाए। तो 16 साल तक वालों से सोशल मीडिया छीन लो ताकि वो इनकी मीम्स ना बना सकें, इनके कार्टून्स ना बना सकें, और जो 18 से 25 वाले हैं उन्हें इलेक्शन से बाहर कर दो। और अब तो सहाफ़ी ये भी बता रहे हैं कि गालिबन 70 साल तक वोट डालने की उम्र कर दें, उसके सियासत करने की उम्र कर दें। वोट डालने की मैंने कह दिया। 70 साल से ऊपर वाले सियासतदानों को या लोगों को सियासत करने की इजाज़त ही ना दें ताकि इमरान खान साहब को सियासत से बाहर किया जा सके। इस पर भी गौर कर रहे हैं। तो एक तरफ 70 साल से ऊपर वाले भी इनको कबूल नहीं है, 16 साल से नीचे वाले भी इनको कबूल नहीं है, 18 से 25 वाले भी इनको कबूल नहीं। उनकी वोटिंग पैटर्न जो है वो इनको डिस्टर्ब करता है, उनको वोट डालने की इजाज़त नहीं देनी। कौन लोग हो तुसी? मतलब छोटे बच्चों से भी तंग है, नौजवानों से भी तंग है, बुजुर्गों से भी ये तंग है। असल में तो आप अपनी करतूतें ठीक नहीं कर रहे, पूरी की पूरी सोसाइटी से ही तंग है। तो ये जो नया कारनामा है कि बच्चों को भी टारगेट करना है, नौजवानों को भी टारगेट करना है, बुजुर्गों को भी टारगेट करना है, इसको मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं तो इसकी कोई आपको तौजीह नहीं दे सकता, मैं तो इसमें हो क्या रहा है ये आपको नहीं बता सकता। मेरा ख्याल है इसको अल्ताफ हुसैन ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।